पत्रकार काफ़ी सीनियर हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। आप सबको हमारा प्रणाम। हम आपसे बहुत छोटे हैं, आप सबके बच्चे की तरह हैं, आप सबके छोटे भाई की तरह हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला, कुछ दो शब्द कहने का भी मौका मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय समाचार एजेंसी आप जानते हैं, जो हमारा द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, इस 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन जो सत्र था कल, मैं उसमें नहीं आ पाया क्योंकि आज के दिन हम लोग को बुलाया गया था। तो आज के दिन में जो मैं हिस्सा बन रहा हूँ आप सबके बीच में, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी भी हो रही है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने अपने शासनकाल में प्रयासों से स्थापित किए थे पीटीआई का, आप सब जानते होंगे, हमेशा पत्रकारिता के मूल्यों को न केवल संरक्षित किया बल्कि उन्होंने समृद्ध भी किया। जिन्होंने उद्देश्यों के साथ पीटीआई की स्थापना की गई और उन्हें आज मुश्किल समय में भी पूरी ईमानदारी और तत्परता से निभा रही है। पीटीआई ने अपने एबीसी यानी एक्यूरेसी, बैलेंस और एक्यूरेटी के सिद्धांतों को हमेशा जीवित रखा है। आज के समय में जब मीडिया एक मुश्किल दौर में गुजर रहा है, तब भी पीटीआई की साख बनी हुई है। यह उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक होने के नाते मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मीडिया आजकल किस तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। देश की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। यह किसी से छुपा नहीं है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया की साख पर सवाल उठता है। किसी भी देश की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे, लेकिन वर्तमान स्थितियां में ऐसा बहुत मुश्किल हो गया है। मगर मुझे खुशी है कि पीटीआई का सबसे मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों को प्रति प्रतिबद्ध मैं आप सभी प्रतिनिधियों को पीटीआई फेडरेशन के 2 दिवसीय अधिवेशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पीटीआई हमेशा इसी तरह निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक समाचार एजेंसी बनी रहेगी। कांग्रेस ने लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मजबूत करने के लिए हमेशा पूरी तत्परता से काम किया है। पत्रकारों को उनकी मेहनत और समर्पण का पूरा मेहनताना मिले, इसके लिए ज्यादातर वेज बोर्ड का भी गठन किया गया है। सरकार रो में भी हुआ है। पत्रकारों के लिए वर्ष 2007 में जो मजीठिया वेज बोर्ड की गठन हुआ था, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। 2007 में वेज बोर्ड का गठन किया गया था। 11 नवंबर 2011 को इस बोर्ड की सिफारिश को केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही मंजूर किया था। आज लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से बढ़ती महंगाई और जीवन की अन्य जरूरतों में वृद्धि हुई है, ऐसे में पत्रकारों के लिए एक और वेज बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार कार्य प्रणाली है, उसमें ऐसा कुछ हो सके मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। केंद्र में अगली बार जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तब हमेशा की तरह पत्रकारों के सरोकार पर ध्यान देगी और पत्रकारों को उनका वाजिब हक दिलाएगी। ये मैंने छोटा सा एक तैयार किया था कुछ साथियों के मदद से, और क्योंकि आप देख ही रहे हैं आज पत्रकारिता को किस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि हथकंडे अलग अलग, चाहे फायर करने की बात हो, चाहे उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाया जा रहा है। कई जगह न्यूज चैनलों में भी देखता हूँ कि हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर किस तरह से हमला हो रहे हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकारिता, उसको मजबूत करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 साल 34 साल से सरकार में नहीं है,
कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ रहे, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। आज जो सरकार है, आप सब जानते हैं कि चाहे किसी वर्ग के लोग हो, जैसा कि हमने अभी बताया महंगाई चरम पे है। आज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होने से एक एक चीजें महंगी हो जाती है, आप सब जानते हैं। उसके साथ साथ पिछले डेढ़ सालों से कोरोना महामारी हमारे देश में चल रहा है, आप सब भी ये भी जानते हैं। हमने देखा लोगों को ऑक्सीजन से दम तोड़ते हुए, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते हुए। हमने देखा लोगों को नॉर्मल जो बीमार होते थे उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल जाने की वजह से दम तोड़ते हुए। इसी लखनऊ में हमने देखा है बहुत कुछ। हम सब ने अपनों को खोया है, हम सब ने अपनों को खोया है। हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई डेथ हुई, हमारे रिलेशन में, हम सब ने अपनों को खोया है। लेकिन क्या सरकार थोड़ी सी भी गंभीर है क्या कि इन महामारी में पत्रकार साथियों को कि जो दिन रात एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह फ्रंट पे आकर के और यहाँ की हकीकत अपने न्यूज चैनल या अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो देश और दुनिया लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको देखते हुए उनको कुछ आर्थिक मदद करे? एक तरफ जब कोरोना महामारी में सारी संस्थाएं, जितने भी उद्योग धंधे थे, सब उनपे ताला लगे हुए थे, इनकम का कोई स्रोत नहीं था। उस समय भी पत्रकार साथी दिन रात एक करके लोगों की जान बचाने के लिए सरकार तक, प्रशासन तक वो खबर दिखाते थे कि इनके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे ये समस्या है, इस अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हमने खुद पूरे लखनऊ में जहां से भी लोग आते थे, मैं आपको बताऊं, मैं कोरोना काल जब से शुरू हुआ था मार्च में, 22 या 23 मार्च को, मैं 2 दिन बाद अपना घर छोड़ दिया था। मैं अपने दूसरे घर पे रहता था जहाँ पे कोई भी नहीं था। हम अपने साथियों के साथ रहते तो दिन भर घूम करके आते थे, लोगों की मदद करते थे कि कैसे लोगों की दवा पहुंचाया जाए, कैसे लोगों की राशन पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक कि मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके रखा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर सबको हमने पहुंचाने का काम किया, क्योंकि हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ और इस कठिन समय में अगर मैं किसी दूसरे इंसान का काम नहीं आ सकता हूँ तो मेरे मतलब इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से आप सबने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सरकार को चाहिए था कि आइडेंटिफाई कर लेते, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पीटीआई है, IANS है, UNI है, तमाम तरह के हैं, चाहे न्यूज चैनल्स हैं, जो भी, इनको आइडेंटिफाई करके जो लोग सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने देश के प्रति उन्होंने पूरा जीवन अपना पत्रकारिता के माध्यम से दिया है, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको सरकार को सहयोग करना चाहिए था और साथ ही साथ सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान से बढ़कर आज स्थिति है कि माफिया, गुंडे, लुटेरो सरकार में भरे हुए हैं, मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए, सांसद बने हुए हैं और आप सब जो देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा आप लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा लोकतंत्र को बना रखने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके मान सम्मान की अगर आप बात करें तो सरकार वहां पे विफल हमेशा साबित होती है। आप सब जानते हैं कि मेरा गिरी जनपद लखनऊ है। लखनऊ का जिले का जो एक विधानसभा आता है, बक्सी का तालाब विधानसभा है, यही मैं रहता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले अपने घर को सही किया जाए। कोरोना महामारी के दौर में हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 हजार घरों तक राशन पहुंचाए। मैं व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों को घर बनवा के दिए, जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं किया होगा। मैंने ट्राईसाइकिल दिए होंगे कम से कम 50-60। मैंने कम से कम 150-200 हैंडपंप लगवाए होंगे सामाजिक स्थलों पे और धार्मिक स्थलों पे। मैंने कम से कम 100 से ऊपर सोलर लाइटें लगवाई होंगी। मैंने 7,000 महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें जो जिनका घर चलाना मुश्किल हो गया है, गिरहनी सहायता अभियान के तहत उन तक पहुंच करके उनको आर्थिक मदद देने का काम किया। अभी 35,000 पहुंचा है, बाकी 2-3 महीने को भी कवर करूंगा। हमने
वहाँ फिर दादा दादी जिसको सरकार पेंशन नहीं दे पा रही थी, आजकल आप जानते हैं कि पेंशन भी मिलता है जिसमें अंगूठा लगाना पड़ता है, लेकिन कई कई ऐसे फिर दादा दादी हैं जिनका अंगूठा नहीं लग पाता, जिसकी वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाता था। उनको हमने पेंशन देने का काम किया। जो हमारे राष्ट्रपिता इंटर कॉलेज है वो सरकारी है, महात्मा गांधी जी के नाम पे है। उनको सरकार से इतनी एलर्जी है कि वहाँ पे शिक्षा को देखते हुए शिक्षा की जो व्यवस्था होती है, चाहे वो बेंच की बात हो, टेबल की बात हो, पंखे नहीं लगे, यहाँ तक कि स्कूल में पेंटिंग तक नहीं किए उस तरह से गिर रहे हैं। वहाँ पे हमने करीब फैन देने का काम किया और बेंच बनवा रहा हूँ, वो भी बेंच पे काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे 1500 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता इंटर कॉलेज इंदौर में है, बक्सी के तालाब विधानसभा के अंदर भी है। हमने हमेशा कोशिश किया है कि जहां तक हो सकता है लोगों की मदद करें, क्योंकि ये समय है लोगों की मदद करने का, राजनीति करने का समय नहीं है। अगर इस कोरोना महामारी में भी अगर लोग राजनीति करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आज आप सब जानते हैं आज लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, और जैसा कि आपने सर बताया और आपने भी बताया, मैं कोई उपकार आप लोगों के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और जब भी आप लोगों का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जब भी होगी नेक्स्ट ईयर से, आपको जो भी इस बार शिकायतें आई आगे से वो शिकायतें नहीं होने दूंगा। मैं आपको व्यवस्था में करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार की सलीम जी ने हमें बताया, मुझे पता भी नहीं था कि किस तरह से कैसे होता है, और अचानक से ये था कि 18 तारीख को करना, फिर थोड़ा कम्युनिकेशन का भी गैप रहा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। और सरकार भले ध्यान ना दे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। जहां भी किसी भी राज्य में हमारा आप नंबर रख लीजिएगा, किसी भी राज्य में किसी भी तरह की समस्या हो आप एक बार याद करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके उम्मीदों पे खड़े उतरूंगा। इसी तरह से मैंने बक्सी के तालाब विधानसभा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जिनका भविष्य अंधकार में है, उनको लिए मैंने करीब 15,000 स्कूल बैग मैंने खरीदा, और जब 5-7 हजार भी बढ़ चुके हैं। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स लाया उनके लिए पढ़ने का। एक तरफ जो गोडसे की विचारधारा है, दूसरी तरफ जो हमारे गांधी विचारधारा है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग हिंसा करते भी नहीं है, और हिंसा के रास्ते पे चलना भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो गोडसे की विचारधारा है, बच्चों के हाथों में, युवा के हाथों में तलवार देखना पसंद करते हैं। हम बच्चों के हाथों में कॉपी, किताब, कलम देखना पसंद करते हैं। इसी माध्यम से हमने लोगों को स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, तमाम ऐसी चीज सुविधाएं जो उसकी दिक्कत हो रही थी काफी पढ़ने लिखने में। कई ऐसे हमारे भाई और बहन थे जो अपने फीस पे नहीं कर पा रहे थे। हमने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 20-25 बच्चों का फीस भी हमने पे किया। कॉलेज की फी आप समझ सकते हैं कितना महंगा होता है इस समय में। दूसरी तरफ सरकार को ये चाहिए था कि जब अगर क्लास नहीं हुई तो बच्चों की फीस माफ हो जाए। उसमें भी सरकार ने कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे यहाँ पे बच्चों के लिए या किसी भी गार्जियन को भी सपोर्ट नहीं मिला। ऑनलाइन भी अगर पढ़ाई होती है तब भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, उनको फीस देना ही पड़ता है, या किसी न किसी माध्यम से उनसे वसूला जा रहा है। तो सरकार की जो नाकामियां हैं ये कोरोना काल में दिखा है। चाहे अभी वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि 20-30% भी वैक्सीनेशन हुई होगी। अभी गांव के हालात बद से बदतर है। आप सड़कें की बात करें, उत्तर प्रदेश, आप जब आए होंगे एयरपोर्ट पे तो वहीं से होर्डिंग लिखा हुआ है, और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, आपको दिल्ली में भी लिखा होगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, लिखा होगा आप सबको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस पे नंबर पर, ये अपराध में नंबर 1 पे है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट है, पढ़ो, आइए आप सब तो पहले भी जाता होगा। उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश है। यहाँ नंबर 1 सिर्फ टीवी चैनलों पे है, होर्डिंग बैनर पोस्टरों पे है। हमारे गांव में जाकर के देखिए क्या स्थिति है लोगों की, किसानों की स्थिति देखिए। आप देखिए जो मजदूर थे, जो बाहर में अपना नौकरी करते थे, भाग आए लॉकडाउन, उसकी स्थिति देखिए आप। जब हमारा गांव स्मार्ट नहीं हुआ, जब हमारा किसान स्मार्ट नहीं हुआ, जब हमारा युवा स्मार्ट नहीं हुआ, तो हमारा प्रदेश कैसे स्मार्ट हो गया, यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हमारे
ही पैसे से बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बेसमूह की तरफ बोर्ड, एलईडी वैन भी आजकल चला रहे हैं। उसमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 पे है। इनको अवार्ड मिला है, पता नहीं कहां से अवार्ड मिला, समझ में नहीं आता। तो सच्चाई क्या है और लोगों को दिखाने का क्या प्रतीत कर रहे हैं वो लोग? झूठ, दिन भर झूठ का प्रचार करते हैं। झूठ का पिटारा लेकर के लोग सुबह से निकलते होंगे, सिर्फ झूठ, नफरत, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को धमकाना, डराना, भड़काना। और आने वाले समय में जिस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष में रहते हुए हर मुद्दों पे उन्होंने सवाल उठाया है और सरकार को चेताया भी है कि आप कहां पे विफल हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लगातार सभाएं कर रही हैं, दौराएं कर रही हैं और लोगों के दुखी घड़ी में खड़ी हैं। हम सबको भी निर्देश होता है कि आसपास जो भी लोग जिनको आपकी जरूरत है उनकी आप मदद करिए। अगर आज हम सक्षम हैं, अगर हम मदद कर सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए आज मेरे पॉकेट में, एक हमारा माध्यम है, बिजनेस है, जो भी है, अगर वो किसी के काम आ सकता है तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि कोई कुछ लेकर के आया नहीं है दुनिया में, अन्ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। मैंने कोरोना काल में रोते तिलकते हुए देखे उन आंसुओं को मैंने पहचाना है, मैंने देखा है, मैं उस दर्द को समझता हूँ। जिनको कोरोना नहीं था वो भी अपना जान गंवाया, आप सब जानते हो। इसलिए जितना हो सकता है आसपास लोगों की मदद करें। हम सब भी कोशिश करते हैं करने की, आप सब भी हमारे पास बताते रहे मुझे क्या करना है, कि मैं काफी बताया आप सबके बच्चे की तरह हूँ, भाई की तरह हूँ, बहुत छोटा हूँ उम्र में भी आप सबसे। आप सब हमारे सम्मानित सर है, मैडम है, जितने भी आप सबको एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया और 2-4 शब्द कहने का मौका दिया, लेकिन मैंने काफी समय आप सबका ले लिया मुझे लगता है। और आने वाले समय में जब अगली मीटिंग आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो भी दिक्कतें हुई वो नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।